जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। जो पुराने वर्जन हैं उनके पास स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन मोर और लेस यही वाली चीज़ें आपको भी नज़र आ रही होंगी। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं बैक स्टेज एरिया ऑफ एक्सेल। बैक स्टेज एरिया ऑफ एक्सेल जो है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस तरह की कोई वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं, कोई आपकी रिसेंट फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, किसी ने आपके साथ कोई वर्कबुक शेयर की है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से आप न्यू वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल के अंदर वर्कबुक जो है वो एक फाइल को कहते हैं, एक फाइल जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स इंसर्ट की जा सकती हैं। अभी आपको थोड़ी देर में मैं शीट्स की डिफरेंट काइंड्स बताता हूँ, लेकिन पहले आप बैक स्टेज एरिया को समझ लें। बैक स्टेज एरिया के अंदर आपको पहला ऑप्शन ये दिया जाता है कि आप एक ब्लैंक वर्क ओपन करना चाहते हैं या कुछ टेम्पलेट्स जो एक्सेल ने आपको दिए हुए हैं उन टेम्पलेट्स में से कुछ ओपन करना चाहते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके फर्दर कुछ जो अदर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और बने बनाए टेम्पलेट के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो एरिया आता है वो ये है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं किसी टेम्पलेट को और अपनी फाइल को। रीसेंट फाइल से मुराद ये है कि जो रिसेंटली जिन फाइल्स पे अभी आपने काम किया वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होगी। मैंने हाइड की हुई है क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्राइवेट डाटा है, इस वजह से मैंने हाइड कर दी है। पिंड पिन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो पिन, आप किसी वर्कबुक को पिन भी कर सकते हैं ताकि चाहे वो रीसेंट नहीं भी है लेकिन वो हर वक्त आपके सामने अवेलेबल रहे और आप उसको यहाँ फौरी तौर पे ओपन करना चाहें तो ओपन कर लें। उसके अलावा शेयर्ड विद नहीं है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ शेयर किया हुआ है, कुछ चीज़ें शेयर की हुई हैं वन ड्राइव के थ्रू या किसी और शेयरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे होम पे इस वक्त आप मौजूद हैं। न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डायलॉग बॉक्स दे देगा कि जहाँ से आप ब्राउज करके अपनी रेलेवेंट फाइल जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं उसको ओपन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं अकाउंट फीडबैक और ऑप्शंस, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें, लेकिन इस वक्त हम एक ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाए। जब भी आपके पास वर्कबुक ओपन होगी उसका नाम बुक 1 या बुक 2 होगा। अगर आपने बुक 1 पहले खोली हुई है और उसको क्लोज किया है तो नई बुक का नाम बुक 2 होगा। इसी तरह अगर इसको भी क्लोज करके, फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ आपके लिए फाइल, और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और चेंजेस जो है वो नो कर देता हूँ और फाइल पे जाके न्यू करता हूँ, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूँ, तो अब उसने इसका नाम बुक 3 कर दिया। ये जब भी आप कोई ब्लैंक वर्कबुक, न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं तो आपके पास उसमें बाय डिफॉल्ट जो शीट्स आती हैं वो एक शीट आती है, शीट 1। जो एक्सेल के पुराने वर्जन है बिफोर एक्सेल 2013 उसमें 3 शीट्स आती थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक शीट आती है। अगर आप ये डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप फाइल पे चले जाएं, फाइल पे क्लिक करें और ऑप्शंस के अंदर चले जाएं। जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट टैब जो है जनरल की टैब है, इसी के ऊपर आपने क्लिक किए रखना है, किसी और जगह पे यहाँ पे क्लिक नहीं करना। जनरल पे क्लिक करके आप यहाँ पे नीचे आएंगे। व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स वाला जो ग्रुप है उसके अंदर आप देखें, एक तो आपको ये बता देगा कि डिफॉल्ट फॉन्ट किसी भी न्यू वर्कबुक का क्या होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, व्यू क्या होना चाहिए, नॉर्मल है या पेज ब्रेक व्यू है। ये व्यूज के बारे में हमने पहले पढ़ा था। और इंक्लूड दिस मैनी शीट, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 शीट्स आए, जब भी मैं वर्कबुक न्यू ओपन करूँ तो उसके अंदर 3 शीट्स आए, तो आप यहाँ पे 3 कर दें और ओके प्रेस कर दें। ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको क्लोज करके न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे तो उसमें 3 शीट्स आएंगी। सो लेट्स डू इट। फाइल, क्लोज, डोंट सेव, फाइल और ब्लैंक वर्कबुक। तो अब आप देखें न्यू वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स आ गई। वर्कशीट्स ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहला तरीका यह है कि अगर आप एक वर्कशीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये जो शीट टैब्स हैं इनको शीट टैब्स कहा जाता है। शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसके बिल्कुल आगे आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक और शीट ऐड होगी, लेकिन ये शीट ऐड वहां होगी जो आपकी एक्टिव शीट है उससे बिल्कुल नेक्स्ट आके वो शीट आएगी। जैसे शीट 1 पे क्लिक किया था तो शीट 4 जो है वो शीट 1 के बाद आ गई। अब शीट 4 जो है वो एक्टिव है,
और अगर अब मैं प्लस करूंगा तो शीट 4 के बाद शीट 5 है ये। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि शीट 2 के बाद एक नई शीट आए तो पहले शीट 2 को एक्टिवेट किया, फिर इसको क्लिक किया, तो अब शीट 2 के बाद शीट 6 आ गई। तो पहला तरीका तो ये है शीट ऐड करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे देखें तो एक्सेल जो है वो 4 डिफरेंट तरह की शीट्स इंसर्ट कर सकता है। एक को कहते हैं वर्कशीट, एक को कहते हैं चार्ट शीट, एक को कहते हैं MS Excel 4.0 मैक्रो और MS Excel 5.0 डायलॉग। अब ये जो लास्ट वाली दो हैं, ये जब मैं VBA पढ़ाऊंगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीजें हैं और ये क्यों अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं और इनको यूज करने का कोई अभी फायदा क्यों नहीं है, और ये अगर फायदा नहीं है तो ये यहाँ पे मौजूद क्यों है। इसके अलावा फिर रहेगी 2 शीट्स। एक है वर्कशीट। वर्कशीट वो है जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर रोज, कॉलम्स और सेल्स हैं। दूसरी जो चीज है वो है चार्ट शीट। चार्ट शीट इसलिए होती है कि आप अगर कोई चार्ट या ग्राफ आप एक्सेल के अंदर शो करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ट शीट में यहाँ से इंसर्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो देखें ना तो इसके अंदर कॉलम्स आए हैं ना इसके अंदर रोज आई हैं। इसके अंदर सिर्फ एक कैनवस आपके पास आ गया है जिसके ऊपर आप एक चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनाना है जब हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेज पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब एक चीज और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ये है कि बाज दफा जब आप शीट ज्यादा इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं शीट्स इंसर्ट करता जाऊं और एक स्टेज आएगी कि ये शीट्स जो हैं ये यहाँ से नजर आना आपको बंद हो जाएंगी और ये शीट्स अब मैं इसके आगे जो भी इंसर्ट करता जा रहा हूँ शीट 13 और ये शीट 14 और इसके बाद जो है वो हाइड हो गई हैं। क्यों हाइड हो गई हैं? क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसके पीछे वो चली गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो शीट्स नजर आए तो आप ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का जो इलिप्स बना हुआ है इसके ऊपर जब माउस लाएंगे और लेफ्ट क्लिक करके इसको आप ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाएं, इसको शार्ट कर लें तो यहाँ पे आपको ये शीट 22 तक नजर आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास स्क्रॉल जो है वो बहुत छोटा हो गया है और अब आप अगर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो वो डिफिकल्ट हो गया है। अब इसका क्या तरीका है कि स्क्रॉल को आप वहां पर ही रहने दें, शीट की नेविगेशन के ऊपर जाते हैं। शीट की नेविगेशन ये है कि अगर आप जैसे इस शीट पे मौजूद है, शीट 7 पे और शीट 8 पे जाना चाह रहे हैं तो एक तो आप सिंपली यहां से क्लिक कर सकते हैं शीट 8 के ऊपर। लेकिन जब ऐसे करते जाएंगे तो आखिरी शीट तो आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट वाली आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। फिर उस पे क्लिक करेंगे शीट 16 पे तो शीट 17 थोड़ी सी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो 17 एंड इस तरह आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोई इजी तरीका नहीं है कि आप हर एक शीट पे बार बार क्लिक करके लास्ट शीट के ऊपर पहुंचे। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैं शीट 21 पे चला जाऊं तो मुझे हर एक दफा यहाँ पे क्लिक करके आगे जाना पड़ेगा तो शीट 1 आएगी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे स्क्रॉल बने हुए हैं। अगर आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे जितनी भी शीट्स हैं वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करना शुरू करेंगे तो ये राइट साइड पे स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगी, आपके पास शीट 22 आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसके बावजूद आपको ये लगता है कि स्क्रॉल भी मेरे लिए मुश्किल है और मैं एग्जैक्टली किसी शीट पे जाना चाह रहा हूं तो आप ये दो जो एरोज बने हुए हैं स्क्रॉल के लिए, इनके बीच में आप राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये शीट सारी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं शीट 17 एक्टिवेट करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे शीट 17 पे डबल क्लिक करें तो शीट 17 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका शीट इंसर्ट करने का यह है कि आप होम की टैब पे हैं, होम की टैब में आते ही आप यहाँ पे इंसर्ट पे आए। इंसर्ट में आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी कि इंसर्ट आपने सेल करना है, शीट रोज करनी है या शीट कॉलम्स करने हैं या इंसर्ट शीट करनी है। तो इंसर्ट शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शीट 23 जो है वो शीट 16 के बाद आएगी है क्योंकि शीट 16 एक्टिवेटेड थी। दूसरा मेथड ये है कि शीट को डिलीट कैसे करना है। शीट को डिलीट ऐसे करना है कि आप किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहां से डिलीट प्रेस कर दें तो ये शीट डिलीट हो गई। उसने आपको कोई मैसेज नहीं दिया कि मैं आपकी शीट डिलीट कर रहा हूं। ये इस वजह से नहीं दिया कि वो शीट बिल्कुल एम्प्टी थी। अगर आपने किसी शीट में कोई काम किया हो, जैसे ये शीट 17 है, इसके अंदर मैंने किसी एक सेल में कोई एंट्री की हुई थी, अब जब मैं शीट को डिलीट करूंगा तो तब वो मुझे एक मैसेज देगा।
कि आपका डाटा इसके अंदर है, क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे, ये तब डिलीट होगी। उसकी वजह ये है, ये क्यों उसने आपको ये मैसेज दिया, क्योंकि ये जो डिलीट करने वाला फंक्शन है एक्सेल का, ये अनडू नहीं हो सकता। एक शीट आपने एक दफा डिलीट कर दी तो वो वापस नहीं आएगी, तो इस वजह से वो आपको कहते हैं कि आप सोच समझ के डिलीट करें। अच्छा, एक से ज्यादा शीट अगर आपने डिलीट करनी है तो आपने शीट 18 या कोई किसी भी एक शीट को जो आपने डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करें, एक्टिवेट करें। उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और बाकी शीट्स के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते जाना है। जैसे मैं चाहता हूं कि ये सारी शीट्स जो हैं डिलीट हो जाएं शीट 8 तक। ये सारी शीट अब आप देखें कि ये ग्रे नहीं रही, ये व्हाइट हो गई हैं जो मैंने सिलेक्ट की हैं। दूसरा तरीका डिलीट करने का ये है कि यहाँ पे जहां पे इंसर्ट लिखा था इसके नेक्स्ट लिखा हुआ डिलीट पे क्लिक करें और डिलीट शीट कर दें। ये सारी शीट्स जो है वो डिलीट हो गई। अभी आपको सिर्फ शीट 22 नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये इस साइड पे, राइट साइड पे ये अवेलेबल थी, लेकिन स्क्रॉल देखें यहाँ पे ये वाला ग्रीन है, दूसरे वाला डिम है, यानी आप राइट साइड पे मजीद नहीं जा सकते, इसके अलावा कोई शीट नहीं है। लेकिन लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं, तो आप लेफ्ट साइड पे जब क्लिक करते जाएंगे तो ये शीट्स आ गई। अगर आप चाहते हैं कि जो शीट्स आपने डिलीट करनी है वो एक लाइन में है, जैसे शीट 22 से शीट 5 तक मैंने डिलीट करनी है, तो मैं शीट 22 पे क्लिक करूंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करके शीट 5 पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहां से लेके यहां तक जितनी शीट्स थी वो सिलेक्ट होगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिलीट कर दूं तो यहां पे क्लिक करके मैं डिलीट शीट प्रेस कर देता हूं, वही मैसेज आएगा क्योंकि शायद किसी में कुछ एंट्री है, तो ये सारी शीट्स भी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे मैं 2 शीट्स दोबारा से इंसर्ट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि शीट्स के अंदर आपने मूव कैसे करना है बिटवीन वर्कशीट्स। एक तो माउस से आप क्लिक करके इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी शीट 1 पे मौजूद हैं, आपने यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करना है, तो आप नेक्स्ट शीट पे आ जाएंगे, फिर पेज डाउन प्रेस करें, नेक्स्ट पे आ गए, यानी कंट्रोल आपने प्रेस की रखना है, साथ आपने पेज डाउन प्रेस करना है। कंट्रोल पेज अप अगर आप प्रेस करेंगे तो आप पिछली शीट पे चल जाना शुरू हो जाएंगे। कंट्रोल पेज डाउन आपको नेक्स्ट शीट पे ले जाएगा, कंट्रोल पेज अप आपको प्रीवियस शीट पे ले जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो शीट 1, शीट 4, शीट 24 और शीट 25, ये कोई नाम नहीं है, इनसे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, तो शीट को रीनेम कैसे करना है। शीट को रीनेम करने का तरीका यह है कि जहां शीट टैब लिखी हुई है उसमें जो उसका एग्जिस्टिंग नाम है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, तो ये देखें ये आपके पास ग्रे होगी। यहां से आप बैक स्पेस प्रेस करके इसका नाम रख दें माई शीट, या जो भी एक मीनिंगफुल नाम है वो आप रख दें। इस वक्त तो हम चूंकि एग्जांपल्स पे काम कर रहे हैं, इसी तरह डमी एग्जांपल्स के ऊपर, तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आपको हर शीट का एग्जैक्ट नाम रखना होता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जो मॉडल ऑडिट करने वाला है या जो मॉडल का यूजर है उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि किस शीट के ऊपर क्या डेटा है। फॉर एग्जांपल, आप एक शीट के ऊपर अजम्पशंस रख सकते हैं, दूसरी शीट के ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, ये आपने नाम रख दिया। तीसरी शीट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और चौथी शीट के ऊपर आप अपनी assumptions रख सकते हैं, एटसेट्रा। इस तरह की काफी सारी चीजें आएंगी। अगर आप मैकेनिक्स की शीट बना रहे हैं या फैक्ट शीट बना रहे हैं तो वो फैक्ट शीट बन जाएगी। तो हर शीट का आप प्रॉपर नाम रखें। बाज़ दफा ऐसे होता है कि अब मैं चाह रहा था कि ये फाइनेंशियल स्टेट सब में लास्ट में आए और सबसे लास्ट में, और अजम्पशंस जो हैं वो स्टार्ट में। इसको अरेंज कैसे करना है शीट्स को, तो अजम्पशन के ऊपर अगर आप क्लिक करें और इसको आप ड्रैग करते हुए आप चाहते हैं कि ये सबसे पहली शीट हो, तो इसको यहाँ पे लाएं। ये आपको एक ब्लैक डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो नजर आएगा, एरो हेड है इनफैक्ट, वो नजर आएगा। इसका मतलब है कि जो कुछ आप ड्रैग करके ला रहे हैं वो यहाँ पे पार्क होगा। तो अब जब मैं अपना लेफ्ट माउस बटन रिलीज करता हूं तो अजम्पशन यहाँ पर आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि वो जो है अजम्पशंस के बाद आए, वो यहाँ पर आ जाएंगी। एनालिसिस उसके बाद आए, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया शीट की रीअरेंजमेंट।
फिर ये है कि बाज़ दफ़ा आप काम कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो माई शीट है ये तो मैंने अपने कैलकुलेशंस के लिए, बैक एंड कैलकुलेशंस के लिए, वेरिफिकेशंस के लिए यूज़ की थी, अपने ऑडिट के लिए यूज़ की थी। अब मुझे इसको मॉडल के अंदर मैंने नहीं दिखाना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इसको डिलीट कर दूं। तो आप यहाँ पर आए, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा हाइड का। जब आप इसको हाइड करते हैं तो इन फैक्ट ये शीट यहाँ पर ही मौजूद है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ हिडन है, डिलीट नहीं हुई। तो इसको आप कह सकते हैं कि टेम्परेरीली आपने उसको डिलीट कर दिया है, यानी कि बैक एंड पे चली गई है, यूजर को नजर नहीं आ रही है। लेकिन यूजर जो है अगर उसको देखना चाहे या आप खुद उसको दोबारा देखना चाहें तो आप यहां पर ही किसी और शीट पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, अनहाइड पे क्लिक करें तो आपको वो शीट नजर आ जाएगी माई शीट के नाम से। इसको ओके प्रेस कर दें तो वो शीट वापस अपनी जगह पर आ गई। जब आपके पास बहुत ज्यादा शीट्स होती हैं तो समटाइम्स ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे है, एनालिसिस कहाँ पर है या अजम्पशन कहाँ पर है। तो इन दैट केस एक और ऑप्शन एक्सेल के अंदर मौजूद है, वो ये है कि आप इन शीट्स टैब्स का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ टैब कलर पे आए तो आपने अपना जब फाइनेंशियल मॉडल बनाना है तो हमेशा आपने अपने कलर कोड्स डिफाइन करने हैं कि अजम्पशन की जो मेरी अजम्पशन है मॉडल के अंदर, उनका सेल का बैकग्राउंड में भी ये जो गोल्ड कलर है ये वाला है। इस तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मेरे या जो मेरी आउटपुट है उसका बैकग्राउंड जो है वो मे बी जस्ट फॉर एग्जांपल वो लाइट ब्लू है ये, तो आप यहां से वो कलर सिलेक्ट करें। अब अगर आप किसी और शीट पे क्लिक करें तो आपको इन दोनों शीट टैब्स के कलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप जितने भी आपके कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं माई शीट जो है इसके ऊपर भी मेरे गोल्ड कलर है, ये भी मेरी इनपुट है, तो इसको मैंने यहां से ये किया। अब आप अपनी जो ये येलो कलर्स हैं इन सारों को ग्रुप करके आप एक जगह पे रख सकते हैं ताकि जब आप काम करें तो आपको अच्छा ये शुरू में सारी मेरी जो है वो इनपुट्स हैं, उसके बाद जो ब्लू कलर है वो मेरी आउटपुट्स हैं और जिसका मैंने कोई कलर नहीं दिया उस पर मैं स्टिल काम कर रहा हूं। तो इट्स मच इजियर टू आइडेंटिफाई द शीट्स। जब आप शीट को रीनेम कर रहे हो तो एक चीज याद रखें कि कुछ नेम एक्सेल ने अपने लिए रिजर्व रखे हुए हैं, आप वो शीट का नाम नहीं रख सकते। अगर आपको एक्सेल कुछ ऐसा मैसेज देता है कि ये एक रिजर्व नाम है तो इसका मतलब है कि आपको नाम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शीट इंसर्ट करता हूँ, शीट 27 है, इसको मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने का तरीका एक तो मैंने आपको बताया कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, दूसरा तरीका ये है कि आप इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे रीनेम लिखा होगा। रीनेम पे आप जब क्लिक करेंगे, अब मैं सपोज इसका नाम रखता हूं हिस्ट्री। अच्छा, ये आप अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं ये ट्रिक। अगर आप इसका नाम हिस्ट्री रखेंगे तो एक्सेल आपको अलाउ नहीं करेगा। पहले मैं जरा इसके स्पेलिंग ठीक कर लूं। जब मैं इसका ये नाम रखूंगा, अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, देखिए क्या होगा। वो कह रहा है हिस्ट्री इज अ रिजर्व नेम एंड दैट्स ऑल। अब आपको ये चीज नहीं समझ आएगी कि क्यों रिजर्व नेम है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलें, हिस्ट्री जो है वो इस वजह से है कि जो एक्सेल के न्यू वर्जन्स हैं उनके अंदर आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं। तो जब आप ट्रैक चेंजेस करते हैं तो एक्सेल एक बैक एंड पे शीट जनरेट करता है जिसका नाम वो हिस्ट्री रखता है, ताकि वो तमाम चेंजेस जो आपने की उससे पहले जो चीजें थी वो उसको वहां पे सेव कर ले। तो हिस्ट्री वो आपको नाम नहीं रखने देगा। इस तरह के कुछ और नाम भी हैं जो वो आपको नहीं रखने देगा, बट यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी बहस की जरूरत नहीं है। जब आपको इस तरह का मैसेज आए तो इसका मतलब है कि वो रिजर्व नेम है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, वो दोबारा उसको वो कहेगा भाईजान इसका कोई और नाम रखे। अब इसका और नाम रखना, अब आप चाहते हैं कि नहीं नाम मुझे हिस्ट्री रखना है लेकिन एक्सेल मुझे अलाउ भी नहीं कर रहा, तो इसका एक जुगाड़ है, इसका एक तरीका है, वो ये है कि आप हिस्ट्री के बाद एक स्पेस दे दें और एंटर प्रेस कर दें। अब आपको शीट का नाम तो आपका हिस्ट्री है, लेकिन एक्सेल के पेपर्स में वो उसका नाम हिस्ट्री नहीं है, एक्सेल के पेपर्स में उसका नाम हिस्ट्री और स्पेस है। तो इस वजह से आपकी शीट का नाम जो आप चाह रहे थे वही वाला है, लेकिन एक्सेल उसको हिस्ट्री नहीं कंसिडर कर रहा। नेक्स्ट ये है कि आप इन शीट्स को मूव करना चाह रहे हैं। जब आपने एक मॉडल के अंदर काम कर लिया और आप चाहते हैं कि ये शीट्स जो हैं ये मैं मूव करके किसी और जगह ले जाऊं, किसी और वर्क बुक में ले जाऊं, या आपने एक शीट पे काम किया और आप चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी बना लूं मैं, तो
सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपी कैसे बनाते हैं। इस शीट को आप ड्रैग करके, जैसे आपने पहले ड्रैग किया, ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, लेकिन अभी आपने माउस बटन रिलीज नहीं करना, यहाँ पे आप साथ ही कंट्रोल प्रेस कर लें। जब आप कंट्रोल प्रेस करके इसको रिलीज करेंगे तो आप देखें, पहले तो ये हो रहा था कि वो शीट मूव होके यहाँ पर आ रही थी, अब वो शीट क्या होगी, जब आप इसको रिलीज करेंगे तो उसने वही शीट यहाँ पे कॉपी कर दी। एग्जैक्टली जो कुछ उसमें होगा वो सारे का सारा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसने उसके नाम के आगे 2 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये अजम्पशन की पहली शीट तो ये थी, लेकिन आपने चूंकि उसकी कॉपी बनाई है, जब भी आप किसी फाइल की भी कॉपी बनाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो उसका नाम कॉपी ऑफ दैट फाइल नेम कर देता है। इसी तरह एक्सेल में जब आप शीट की कॉपी बनाते हैं तो वो उसका नाम उसके नाम के आगे 2 लिख देता है। तो आप इसको यहाँ से बैक स्पेस करके कुछ भी और नाम दे सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स इसका नाम दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारा डाटा जो अजम्पशन की शीट में था वो यहाँ पर आ गया। उसने एग्जैक्ट कॉपी बना ली। अब आपने उस शीट का नाम चेंज कर लिया। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस शीट को किसी और वर्कबुक में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो कैसे लेके जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं। देखिए इस वर्कबुक का नाम बुक 4 है। जब मैं न्यू बुक खोलूंगा तो उसका नाम बुक 5 आ जाएगा। इसके अंदर 3 शीट्स आ गई। अब मैं वापस आता हूं बुक 4 के ऊपर। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाली जो शीट है ये वेरिएबल्स वाली मूव होके उस वर्कबुक के अंदर चली जाए जो मेरी दूसरी वर्कबुक है। तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा मूव और कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करें। मूव और कॉपी का जब आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा तो उसमें आपके पास ये चीजें आएंगी कि आप इसको कहां मूव करना चाह रहे हैं। मूव सिलेक्टेड शीट्स टू बुक। अब मैं ये चाह रहा हूं बुक 4 तो मेरी एग्जिस्टिंग बुक है, मैं यहाँ पे उसको नहीं ट्रांसफर करना चाह रहा, मैं इनफैक्ट बुक 5 में करना चाह रहा हूं। तो अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ओपन वर्क बुक होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ बुक 5 है तो मैंने बुक 5 सिलेक्ट कर लिया। फिर वो कह रहा है उसने बुक 5 की तमाम शीट्स यहाँ पे लिस्ट कर दी कि उसके अंदर शीट 1 2 3 है। तो आप इसको कहाँ मूव करना चाह रहे हैं, बिफोर शीट 1 करना चाह रहे हैं, शीट 2 शीट 3, या आप इसको बिल्कुल एंड पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं उसको बिल्कुल एंड पे ले जाओ। एंड पे ले जाने के बाद उसने दूसरी चीज ये पूछी कि क्या आप इसको बिल्कुल मूव करना चाह रहे हैं या इसकी एक कॉपी वहां पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। मूव से मुराद ये है कि वो यहां से खत्म हो जाएगी और बुक 5 के अंदर चली जाएगी। कॉपी से मुराद ये है कि अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो ये यहाँ पे ऐसे ही मौजूद रहेगी लेकिन इसकी एक कॉपी वहां पर चली जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉपी क्रिएट करता हूं और मैं ओके प्रेस करता हूं। अब क्या हुआ, ये आपके पास फौरन बुक 5 ओपन हो जाएगी। ये बुक 5 है। शीट 1 2 3 मैंने उसको लोकेशन बताई थी एंड पे ले जाओ, उसने वेरिएबल की शीट यहां पे शिफ्ट कर दी। एट द सेम टाइम व्हेन आई ओपन वर्क बुक 4 जो है उसको खोला तो वेरिएबल्स की शीट वहां की वहां मौजूद है। इसने सिर्फ एक कॉपी बनाई और वहां पे भेज दी। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं कि अगर आप मल्टीपल शीट्स में सेम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि अजम्पशंस, माई शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों के अंदर एक जैसा डाटा है और एक जैसी फॉर्मेटिंग आए, तो आपने यहाँ पे अजम्पशन की शीट पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करके यहां तक क्लिक कर लेना है। ये तीनों सेलेक्ट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों भी हों और ये वेरिएबल्स की शीट भी हो और इन 4 शीट्स के अंदर मुझे एक जैसा डाटा एंटर करना है, तो फिर आपका काम शिफ्ट से नहीं चलेगा। शिफ्ट्स तक तो आप इन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अब आपको कंट्रोल प्रेस करके वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए 3 ये सिलेक्टेड है, चौथी ये सिलेक्टेड है। जब शीट्स एडजेसेंट हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जब शीट एडजेसेंट नहीं है तो कंट्रोल की प्रेस करके आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब कोई भी चेंज जो आप एक शीट के अंदर करेंगे वो सब शीट्स के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सेल A1 में हैं, हम ये चाहते हैं कि यहां पर हम लिखें मंथ, यहां पर हम लिखें टेम्परेचर और यहां पर हम लिखें ह्यूमिडिटी और यहां पर हम लिखें रेनफॉल। ये कोई हम डाटा क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहां पे मैं लिखता हूं जनवरी और यहां पे मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाऊंगा तो दिसंबर तक ऑटोफिल कर देगा। ये जो ऑटोफिल कैसे किया उसको क्या पता कि जनवरी के बाद फरवरी आना है।
तो कंप्यूटर को कभी कोई समझ नहीं होती, आपको उसे समझाना पड़ता है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा। ये एक्सेल की जो डिफॉल्ट लिस्ट है उनके अंदर इंक्लूड है। आप कस्टम लिस्ट जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लिस्ट बनाना सिखाऊंगा कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का पहला नेम, एक नाम लिखें एक स्टूडेंट का और उसको ड्रैग करें और तमाम स्टूडेंट्स के नाम यहाँ तक आ जाए, यानी आपको हर स्टूडेंट का नाम बार बार टाइप ना करना पड़े। तो खैर कस्टम लिस्ट में ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस पे हम क्या देते हैं कि ये रैंड बिटवीन कर देते हैं 0 से 45 तक डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है। और इस तरह का कोई और डाटा भी हम फॉर एग्जांपल रैंडम जो है हम इसी को बल्कि कॉपी कर लेते हैं। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, सिर्फ जस्ट मैं आपको बताता हूं कि जब हम डाटा फिल करते हैं एक शीट के अंदर तो वो कैसे आता है। अब मैं इस सारे को जो है वो एक फॉर्मेटिंग कर देता हूं कि ये जो है ये बोल्ड होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए, और फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ की तो ये एक कॉलम के अंदर सेट आ गए। इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं ये ब्लू है, इसका बॉर्डर एक ये डाल दिया, और इन सारों का बॉर्डर हमने यहाँ से सिलेक्ट करके हमने कहा ऑल बॉर्डर्स कर दें। तो ये एक चीज यहाँ पर आपके पास आ गई। अब जब ये जो आपने चारों शीट से इकट्ठी सिलेक्ट की थी इसको हम कहते हैं शीट ग्रुप। तो इस वक्त आप शीट ग्रुप में काम कर रहे हैं जिसके अंदर 4 शीट्स हैं, यानी असम्पशन, माई शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वेरिएबल्स। इस ग्रुप से बाहर जाने का तरीका यह है कि आप किसी भी ऐसी शीट पे क्लिक करें जो कि इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। यहां पे क्लिक किया, ये सारे खत्म हो गए। अब आप असम्पशन की शीट में आए, देखें यहां पे हमने डाटा एंट्री की थी, ये डाटा एंट्री यहां पर आ गई। माई शीट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। जब इस पे क्लिक किया तो वहां पे भी ये शीट्स सारे का सारा डाटा एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग के साथ आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये की थी वैसा आ गया। एनालिसिस के अंदर कुछ नहीं किया था, ये ग्रुप का पार्ट नहीं था। हिस्ट्री भी उसका पार्ट नहीं था, लेकिन वेरिएबल उसका पार्ट था। जब इस पे क्लिक किया तो इस पे भी डाटा आ गया। तो आप सिंपली जो है वो अगर एक काम मल्टीपल शीट्स में करना चाह रहे हैं तो आप उसका ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने का तरीका ये बताया है कि आप एक शीट को क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके बाकी शीट्स को भी क्लिक करें तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप से बाहर आने का तरीका ये है कि किसी भी ऐसी शीट पे क्लिक करें जो कि ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आप वापस उस ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट्स। आई होप कि आपको वर्कशीट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि ये काम हमने बार बार करने हैं। जब हम इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेजेस पे जाएंगे तो ये चीजें समझाना बहुत जरूरी था। हम टुवर्ड्स एंड ऑफ बेसिक कोर्स जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीडियो के अंदर ये बेसिक कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंटरमीडिएट स्टेज पे चले जाएंगे और वहां पर हम फिर ये बेसिक चीजें जो है इनको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको समझ लें, इनको याद रखें, ताकि जब हम ये काम स्पीड में कर रहे हो तो आप ये ना कंफ्यूज हों कि ये किस तरह से किया और इस काम को करने का क्या तरीका है। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे आके कोई क्वेश्चन डालते हैं तो मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।